रामविलास पासवान जी ने आज से लगभग 20 साल पहले एलजेपी का विधानसभा में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 सीटें जीत कर आते हैं। रामविलास जी की शर्त, जो पार्टी एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएगी मैं उसके साथ जाऊंगा। 20 साल इतिहास करवट लेता है। चिराग पासवान की पार्टी है जिसमें पार्टी के नाम में रामविलास जी का शब्द है। 29 टिकट बांटते हैं और सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट देते हैं, कलीमुद्दीन जी को। वजह बताइए। मैंने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा है कि मेरे लिए विनेबिलिटी एक फैक्टर है। अगर विनेबिलिटी फैक्टर है तो फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? आपने सीमांचल पर और सीटों के लिए संघर्ष किया या नित्यानंद राय मनाने आए और मान गए? नित्यानंद जी से मुलाकात जो रही वो अच्छी रही, बिना किसी टेंशन के, जो कि मैं सुर्खियों में देखता था कि चिराग नाराज है, चिराग की नाराजगी चल रही है। नाराजगी तो थी चिराग बाबू। आपके पिता लंबे समय तक जिस आवास में रहे आपको खाली करना पड़ा। आपने बहुत व्यथित होकर इंटरव्यू दिया था। आपने बताया था कि मेरे पिता की तस्वीर के ऊपर जूते चप्पल रखे गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है आपका इंटरव्यू। उसके बाद आप चार लोधी स्टेट में आपका सामान जाता है जो कि नित्यानंद राय का आवास है। सही बात है। ये आपके और उनके बड़े पक्के रिश्ते हैं। ये बात भाजपा के नए नवेले वार्ताकारों को नहीं पता थी, इसलिए दूसरे नेताओं को भेजा जा रहा था। आखिरी में नित्यानंद राय को भेजा गया अमित शाह के द्वारा और तब आप माने। सत्य है। पहला व्यक्ति जो दरवाजे पे था मेरे घर के, वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे। आप राजू तिवारी की बात? मैं राजू तिवारी जी की बात करूँ। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े नहीं मना पा रहे थे चिराग को। ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ बैठ के नेगोशिएट कर रहा था। कौन कर रहा था बीजेपी के लिए नेगोशिएशन नित्यानंद राय से पहले? आपने अभी राजू तिवारी जी का जिक्र किया। चिराग पासवान एक लंबे समय से एक नारा दे रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 29 आपके प्रत्याशी हैं, उसमें 3 प्रत्याशियों के मैं नाम ले रहा हूं। पहले हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। मुकदमों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें 302 यानी कि कत्ल और 307 यानी कत्ल की कोशिश। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन बाहुबलियों के दम पे चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करेंगे? मैं ये मानता हूँ कि कोई गलत काम इनके द्वारा नहीं हुआ है, ये मेरा विश्वास है। बाहुबलियों से परहेज नहीं है। इनको अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा, भले ही मुकदमों की एक लंबी लिस्ट हो। मुकदमे तय होने दीजिए, मैं खुद ही मैं बोलूंगा आपको। चिराग पासवान दोनों तरफ अपने रिश्ते दुरुस्त रखते हैं। कभी भी आप चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना करते हुए नहीं पाएंगे। इज दैट ट्रू? मैंने हमेशा मर्यादित शब्दों में ही हर किसी की आलोचना की। IRCTC घोटाले में उन पर और उनके पिता पर इल्जाम तय होने के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अब तो जब उनके, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं है। आरोप तो राजू तिवारी और उन सब पे भी तय हुए, तभी तो मुकदमा चल रहा है। अरे प्रभु, सजा होने दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा। तो सजा तो तेजस्वी को भी नहीं हुई है। ठीक है, आरोप तय हो गए, तो इसीलिए अभी जो मैं सीमित एक क्राइटेरिया पे आप अपनी पार्टी के विधायकों को डिफेंड कर रहे हैं और उसी क्राइटेरिया से आप विपक्ष के नेता को टारगेट कर रहे हैं। ये क्या फॉर्मूला रखा गया सीट शेयरिंग का, जिसमें एलजेपी के सांसद अपनी संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं में चुनाव नहीं लड़वा पा रहे? जैसे मैंने कहा कि आई हैड अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। अच्छा, इस पूरी बातचीत में वो सीट कहाँ छूट गई जहां से रामविलास जी पहली बार विधायक बने थे? और बड़ी दिलचस्प कहानी पढ़ी है। कैसे ट्रेन में मिसी सरदार जी बोल रहे थे, ये कल का लौंडा रामविलास मेरे सामने आ रहा है। वो खगड़िया की अलौली सीट आपने छोड़ दी। मैं कतई नहीं चाहता था कि ये चुनाव इवेंचुअली एक पारिवारिक लड़ाई का अड्डा बन के रह जाए। क्या आप यशराज पासवान के खिलाफ और रामचंद्र सदा के पक्ष में प्रचार करने के लिए अलौली जाएंगे? देखिए, आप प्रचार उसके खिलाफ करते हैं जो मुख्य विरोधी होता है। ऐसे तो इंडिपेंडेंट कई और कैंडिडेट्स वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कई और कैंडिडेट्स और परिवार का कैंडिडेट दो अलग। हाँ, तो अब यही मैं ये परिवार वाली भूमिका ला के उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। क्या आप अलौली प्रचार करने जाएंगे एनडीए के पक्ष को विस्तार करने के लिए आपको अपनी लोकसभा से भी बाहर रीच आउट करना होगा, और फिर उसके लिए चाहे नीतीश कुमार के होम टर्फ में दाखिल होना पड़े, राजगीर के लिए झगड़ा हो। राजगीर के लिए झगड़ा नहीं, राजगीर मैंने मांगी जरूर थी, मैं ईमानदारी से कबूल करूंगा। सोनबरसा भी मांगी थी। सोनबरसा नहीं मांगी थी, गायघाट मांगी थी। गायघाट मांगी थी, तो आपका कैंडिडेट ही ले गए। हम लोग अड़े कतई नहीं थे। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। ये तो कहा गया कि अड़े तो आपसे हुलास पांडे और राजू तिवारी की सीटों के लिए सबसे ज्यादा थे। हाँ, सही बोल रहा हूँ। क्यों गिरिराज बाबू आपसे इतना प्यार करते हैं? अगर आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे शांत हो जाएं तो शायद फिर वो नाराजगी रहेगी नहीं। देखिए, प्यार का तो ऐसा है कि एलजेपी ऐसी पार्टी है जिसने असंभव को संभव कर दिया है। आप लेफ्ट पार्टियों के भी साझेदार रहे हैं और आप राइट पार्टी बीजेपी के साथ भी। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई पूछे कि साहब विचारधारा क्या है? अगर मुझे इतना ही समर्पित हो जाना है किसी गठबंधन के प्रति, so I might as well merge myself with them, ना? कभी बात चली आपकी और भाजपा के मर्जर की? ये मैं गाहे बगाहे सुनता जरूर है। तो बढ़िया हाइपोथेसिस वैसे आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं कौन सीएम नहीं बनना चाहता? आपके पिता तो चाहते थे। क्या आपके पिता तो चाहते थे ये? मैं इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था जी। और अगर समय रहता, am I giving you cues to all your next question? अगर प्लीज कंटिन्यू। अगर समय किसने रोका?
एक टेक्निकल पेज हम लोगों ने वहाँ पे एक अड़ गया था। Are you trying to convince me, मिस्टर चिराग पासवान, कि सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से चिराग पासवान ने अपनी बिहार को लेकर महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख दिया? मैं इन सारे विषयों में उलझूंगा ही नहीं, पहले आप वहाँ तक तो पहुँचे। मैं खुद ध्यान लगाने वाला आदमी हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आपको अपने दोस्त और दुश्मन भी याद आते होंगे जो प्रेजेंट में आपको दिख दे रहे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर। मैं सिर्फ ध्यान लगाता हूँ आंखें बंद करके। क्या आपने पैसे लेके शांभवी चौधरी को टिकट बेचा? प्रशांत जी कभी भी मुझे किसी का भी प्रमाण देते हैं या नाम भी देते हैं कि संभवतः इसकी भूमिका रही, मैं खुद पहले ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी दोनों को पोल लगाया हो कि भाई आपके दोनों दोस्त हैं? यही करना बाकी रह गया। पिछली बार का एक हैशटैग है जो वायरल हो रहा है, असंभव नीतीश। उस वक्त ऐसा हैशटैग बन गया था क्या? जी, आपने बाकायदा उस हैशटैग के साथ ट्वीट भी किए थे। था। अब क्या लग रहा है, संभव नीतीश? उन 5 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जंगल राज से बिहार को निकाल कर, और ये क्षमता शायद उन्हीं में ही थी और आज भी ये अनुभव उन्हीं में ही है। और ये जंगल राज आपके हिसाब से कब तक था? 90 का वो पूरा दशक 2005 तक, जिसमें आपके पिता भी हिस्सेदार थे। कौन से? आपके पिता जनता दल की राजनीति कर रहे थे 1990 से 95 तक। मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो अगर एनडीए सत्ता में आती है और सरकार बनती है तो एलजेपी क्या डिप्टी सीएम की पोस्ट मांगेगी? Brought to you by Saluja Gold, Raj Niwas Premium Elaichi and Sensorant Kit. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बिहार में चुनाव है, चुनाव में नेताजी हैं, नेताजी सवालों के घेरे में हैं। ये पॉलिटिकल इंटरव्यू का प्रोग्राम है, नाम है जमघट। यहाँ सवालों का जमघट होता है, सत्ताधीशों से, सत्ता के दावेदारों से। जमघट के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। गला आपका गया हुआ है और समय की उपलब्धता कम है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा इतिहास में नहीं भटकूंगा। हमारे आपके पहले लंबे इंटरव्यू आए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। राइट। रामविलास पासवान जी ने आज से लगभग 20 साल पहले एलजेपी का विधानसभा में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, फरवरी 2005 में चुनाव होते हैं, 29 सीटें जीत कर आते हैं। त्रिशंकु विधानसभा। रामविलास जी की शर्त, जो पार्टी एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएगी मैं उसके साथ जाऊंगा। 20 साल इतिहास करवट लेता है। चिराग पासवान की पार्टी है जिसमें पार्टी के नाम में रामविलास जी का शब्द है। 29 टिकट बांटते हैं और सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट देते हैं, कलीमुद्दीन जी को। वजह बताइए। देखिए, मैं ये बता दूं कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी, और जब मुझे 29 सीटें मिली गठबंधन में लड़ने के लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत था, मेरे पिता का आशीर्वाद था कि मैं उतनी ही सीटें लड़ रहा हूँ जितनी सीटें आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को लड़ने के लिए दी गई थी। जीती उन्होंने जितनी उन्होंने जीती थी उतनी मुझे लड़ने के लिए दी गई है। जी। आपका वो स्पेसिफिक क्वेश्चन कि उस वक्त उन्होंने ये ऑफर रखा था कि जो भी मुस्लिम मुख्यमंत्री देगा मैं उसको समर्थन करूंगा, जब सत्ता की चाबी उनके पास थी। जी। और मैंने मात्र एक मुसलमान को इन 29 सीटों में दिया। जी। मैंने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा है कि मेरे लिए विनेबिलिटी एक फैक्टर है, जहाँ पे स्ट्राइक रेट मैं चाहता हूँ, जहाँ से जिसकी जीत सुनिश्चित हो, जो प्रत्याशी लंबे समय से मेरी पार्टी के साथ जुड़ा हो, प्राथमिकता मैं उसको देना चाहता हूँ। ऐसे में जितनी सीटें गठबंधन के द्वारा मुझे दी गई, जो सीटों के चयन की मैं बात कर रहा हूँ, संख्या की नहीं, उसमें से ना के बराबर ऐसी सीटें थी जहाँ पे आप मुस्लिम उम्मीदवार को देकर सीट जीतने की आप क्षमता आप रख सकें। ना ही उन सीटों में मौजूदा परिस्थिति में सीमांचल की कई ऐसी सीटें हैं जो अगर मुझे मिलती, जिसमें से एक मिली और कलीमुद्दीन जी को हम लोगों ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया, पर ऐसे में अगर मुझे और ज़्यादा सीटें दी जाती, मुझे लगता है एनडीए गठबंधन का एक ऐसा सहयोगी हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा और मुसलमान कैंडिडेट्स को उतारता। बट जिन सीटों का चयन हुआ इवेंचुअली जो मेरे खाते में आई, उसमें हम लोगों ने प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जो ए पार्टी के साथ पुराने हैं एंड बी जिनकी जीत की दावेदारी ज़्यादा मजबूत रही है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है चिराग जी, क्योंकि जो
सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, 17.7% की हिस्सेदारी है मुस्लिम समाज की बिहार की जनसंख्या में। सवाल पूछा जा रहा है कि एनडीए जो ये दावा कर रहा है कि वो सबको रिप्रेजेंट करता है, बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया, जेडीयू ने 4, एलजेपी ने 1। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि अगर विनेबिलिटी फैक्टर है तो फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा। और आपके पिताजी उस धारा से आते हैं, उन राम मनोहर लोहिया की धारा से, जो कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उनकी तो हिस्सेदारी नहीं रही फिर। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हिस्सेदारी सिर्फ चुनाव लड़कर या अब दें ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे में जब आप सत्ता में आते हैं और हमारी सरकार का मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे में मैं ईमानदार प्रयास करता हूँ कि सबको उचित रिप्रेजेंटेशन मिले। मुझसे जितना संभव हो पाता है वो मैं करने का मैं प्रयास करता हूँ। बट अगर कहीं पे अगर स्कोप नहीं बनता है, उसके बाद भी मैं सिर्फ इसलिए दूँ कि वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो भी उचित नहीं है। आपने सीमांचल पर और सीटों के लिए संघर्ष किया या नित्यानंद राय मनाने आए और मान गए? मैंने ज़रूर किया। मैंने पूल दिया था कुछ सीटों का। जब मुझे 29 सीटें गठबंधन में दी गई चुनाव लड़ने के लिए, तो मुझसे मांगा गया कि आप 35-38 सीटों का एक पूल दें। अगर उसमें से 29 फाइनल हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो 15 सीटों का और फिर 15 सीटों का, और इस तरीके से नेगोशिएशन चल रहे थे। पर मुझे खुशी इस बात की कि जो 38 सीटें हैं, जिसमें यकीनन मैंने सीमांचल की भी दी थी, क्योंकि पिछली बार कुछ सीटों पे मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था जब मैं अकेले भी मैं चुनाव लड़ा था, तो मैंने दी थी। बट इवेंचुअली करते करते उन पहले ही लॉट में से ये 29 सीटें फाइनल हो गई। नित्यानंद जी से मुलाकात जो रही वो अच्छी रही, बिना किसी टेंशन के, जो कि मैं सुर्खियों में देखता था कि चिराग नाराज़ हैं, चिराग की नाराज़गी चल रही है। बट जब हम लोग बंद कमरे में बैठे थे तो ऐसी कोई परिस्थिति ज़्यादा उत्पन्न हुई नहीं थी। नाराज़गी तो थी चिराग बाबू, आपसे 4 बार मिलने के लिए आना पड़ा और उनके आपके पुराने ताल्लुक हैं। लोगों ने ध्यान दिलाया कि जब चिराग पासवान को एक केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद 29 मार्च 2022 को ये आश्वासन मिलता है, 30 मार्च को आपके पिता लंबे समय तक जिस आवास में रहे 12 जनपद आपको खाली करना पड़ा। आपने बहुत व्यथित होकर इंटरव्यू दिया था। आपने बताया था कि मेरे पिता की तस्वीर के ऊपर जूते चप्पल रखे गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो का अपमान। ये ऑन रिकॉर्ड है आपका इंटरव्यू। उसके बाद आप 4 लोधी स्टेट में आपका सामान जाता है, जो कि नित्यानंद राय का आवास है। सही बात है। ये आपके और उनके बड़े पक्के रिश्ते हैं। ये बात भाजपा के नए नवेले वार्ताकारों को नहीं पता थी, इसलिए दूसरे नेताओं को भेजा जा रहा था जो अपने ढंग से नेगोशिएशन और डीलिंग कर रहे थे। आखिरी में नित्यानंद राय को भेजा गया अमित शाह के द्वारा, और तब आप माने। सत्य है? जी बिल्कुल। मुझे लगता है उनके आने से नेगोशिएशन बहुत इजी हो गए। वो मेरी बातों को समझ पाए, मैं वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं उन बातों को समझ पाया। बट जिस नाराज़गी की आप बात कर रहे हैं भाई, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, समय ज़रूर लगा, क्योंकि मैं लड़ रहा था अपने नेताओं के लिए, ऐसी सीटों के लिए जो लंबे समय से जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के विपरीत दौर में मेरा साथ देने का काम किया। मेरी लड़ाई उनके लिए हो रही थी। कुछ एक सीटें हैं, जैसे मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहला व्यक्ति जो मेरे दरवाजे पे था जिस रात मेरी पार्टी टूटी, जिस रात मुझे मीडिया के हवाले से पता चला कि मेरी पार्टी एंड इवेंचुअली कॉलिंग अ स्प्लिट इन द फैमिली ऑल्सो ये हुआ है, तो पहला व्यक्ति जो दरवाजे पे था मेरे घर के, वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे। तो कुछ एक ऐसी सीटें थी जिसमें मैं चाहता था कि ये ज़रूर हो। उसको लेकर राजू तिवारी की बात, मैं राजू तिवारी जी की बात करूँ तो मैं उसको लेकर राउंड्स ऑफ डिस्कशन ज़रूर हम लोग के हुए। बट हाँ, नित्यानंद जी के आने से ये और ज़्यादा सहज और जल्दी हो गया। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े नहीं मना पा रहे थे चिराग को। वो पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस नहीं थे। ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ बैठ के नेगोशिएट कर रहा था। कौन कर रहा था बीजेपी के लिए नेगोशिएशन नित्यानंद राय से पहले? मेरे पास जो आए थे नित्यानंद जी आए थे, उनसे पहले मंगल पांडे जी, क्योंकि लोकसभा में हम लोग मंगल पांडे जी के साथ हम लोग बैठ के कर चुके थे। और मुझे लगता है शायद अलग अलग घटक दलों के लिए कुछ एक ऐसे ही नाम थे जो जा रहे थे, बेसिक आइडिया ले रहे थे, उसको फाइनलाइज कर रहे थे। लास्ट में कहीं गाड़ी अटक रही थी। आपकी फ्लाइट का ट्रैकर नहीं कर पा रहे थे, वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। वो दिल्ली में, आप पटना में, आप पटना में, वो दिल्ली में। बट मैं जब तक पटना आया तब तक तो सब फाइनल हो गया था। फाइनली जब आप पटना आए? फाइनली जब मैं पटना आया। अच्छा, इस पूरी बातचीत में वो सीट कहाँ छूट गई जहाँ से रामविलास जी पहली बार विधायक बने थे? और बड़ी दिलचस्प कहानी पढ़ी है
मेरे ख्याल से उन्होंने मिश्री सदा जी को 700 वोट से हराया था। कैसे ट्रेन में मिश्री सदा जी बोल रहे थे ये कल का लौंडा रामविलास मेरे सामने आ रहा है। वो खगड़िया की अलौली सीट आपने छोड़ दी। एक्चुअली उस सीट पर मेरे परिवार की दावेदारी, मेरे चाचा जी और संभवतः पारस जी, हाँ, संभवतः उनके सुपुत्र, उनकी दावेदारी उसी पे रही थी। मैं कतई नहीं चाहता था कि ये चुनाव इवेंचुअली एक पारिवारिक लड़ाई का अड्डा बन के रह जाए, इसीलिए उस सीट की मैंने दावेदारी भी नहीं की थी। मैं जानता था इस बात को कि चाचा जी के बेटे, मेरे लिए भी वो बेटे के समान ही, उसकी और मेरी उम्र में काफ़ी फ़र्क है, तो मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा बेटा ही है वो, यशराज। तो मुझे था कि वो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा उस सीट से, तो इसीलिए मैंने अलौली की उस सीट पर दावेदारी ही नहीं की। मेरा प्रत्याशी रहता, उसका प्रत्याशी रहता, फिर वो एक पारिवारिक लड़ाई बन के रह जाती, तो इसलिए फिर मैंने उस पर दावेदारी नहीं की। तो आप चाहते हैं कि यशराज पासवान विधानसभा में पहुंच जाएं? मैं एनडीए का सहयोगी हूँ। नैतिकता ये कहती है कि मैं अपने गठबंधन के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार हूँ, तो मेरा प्रयास ज़रूर ये रहेगा कि वहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं जीत उनकी सुनिश्चित हो। मेरा व्यक्तिगत लगाव, क्योंकि मेरे कौन है एनडीए के प्रत्याशी वहाँ से? सदा साहब वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, रामचंद्र सदा साहब। और क्या आप यशराज पासवान के खिलाफ और रामचंद्र सदा के पक्ष में प्रचार करने के लिए अलौली जाएंगे? मैं उसके खिलाफ प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, एनडीए का सहयोगी होने के नाते, बिकॉज ही इज कंटेस्टिंग अलोन, वो एक बिना किसी गठबंधन के वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्य विरोधी दल के नाते वो नहीं होंगे। जो मुख्य विरोधी दल के प्रत्याशी होंगे उनके बारे में ज़रूर, बट हाँ, बेटा है मेरा, तो ढेर सारी शुभकामनाएं उसको भी। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं चिराग जी, क्या आप अलौली में यशराज पासवान के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे? देखिए, आप प्रचार उसके खिलाफ करते हैं जो मुख्य विरोधी होता है। ऐसे तो इंडिपेंडेंट कई और कैंडिडेट्स वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ना, कई और कैंडिडेट्स और परिवार का कैंडिडेट, दो अलग हाँ, अलग। तो अब मैं ये परिवार वाली भूमिका ला के उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। क्या आप अलौली प्रचार करने जाएंगे एनडीए के पक्ष में? व्हाई विल आई नॉट गो? मैं ज़रूर मैं जाऊँगा, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? राजनीतिक धर्म ये बोलता है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? वहाँ से मैं हर उस सीट पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे बुलाया जाएगा। बट हाँ, मैं परिवार, आप राइडर जोड़ रहे हैं, बुलाया जाए। मैं परिवार से बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, अब मैं इसको एक और पारिवारिक लड़ाई नहीं बनाना चाहता। क्या ये एक रास्ता खुल सकता है इससे कि चिराग ने बड़ा दिल दिखाया, अलौली की सीट एलजेपी रामविलास के लिए नहीं मांगी? बहुत बार बड़ा दिल दिखा चुका हूँ, इससे कुछ नहीं होता बड़ा दिल दिखाने से। अच्छा, आपने अभी राजू तिवारी जी का जिक्र किया। चिराग पासवान एक लंबे समय से, बल्कि जब हम पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे तब से एक नारा दे रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 29 आपके प्रत्याशी हैं, उनमें से एक का तो पर्चा खारिज हो गया, सीमा सिंह जी का, बरोड़ा से। बचे 28। उसमें 3 प्रत्याशियों के मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन बाहुबलियों के दम पे चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करेंगे। पहले हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। मुकदमों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें 302 यानी कि कत्ल और 307 यानी कत्ल की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, 3 मुकदमे तो सिर्फ इन्हीं 2 संगीन धाराओं के हैं। ये राजू तिवारी हो गए। हुलास पांडे के खिलाफ पटना कोतवाली समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। आपने फतुआ की सीट से रूपा कुमारी को टिकट दिया, उनके पति टुनटुन यादव, जिन पर ईडी ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की, जेल भेजा, वो अभी बेल पर हैं। हुलास पांडे का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप सरकार में हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा है। 27 दिसंबर 2024 को केंद्र की एजेंसी ईडी ने हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर बालू माफिया, खनन माफिया होने के संगीन इल्जाम हैं। देखिए, जब आप राजनीति में होते हैं, स्वाभाविक है राजनीतिक दृष्टि से भी कई बार आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं। मेरा विश्वास पूरी तरीके से भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर है। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई कन्विक्टेड हो जाता है, अगर किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो मैं स्वतः ही उससे दूरी बना लूँगा। तब तो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली तो आपको हटाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप हिस्सा, प्रक्रिया का आप हिस्सा ही नहीं बन सकते, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। बट जस्ट बाय द वर्च्यू कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया गया है और वो प्रूव नहीं हुआ, आपने इनमें से जिन 2 व्यक्तियों का आपने नाम लिया, हुलास पांडे जी और राजू तिवारी जी, ये 2 ऐसे लोग हैं जो आज से नहीं, एक लंबे समय से मेरे नेता के रहते हुए से मेरी पार्टी के साथ मजबूती से रहे। 2015 के मेरे विधायक, उस वक्त की विपरीत परिस्थिति में जब हमारी पार्टी मात्र 2 विधायक जीती थी, उसमें से एक राजू तिवारी जी रहे। राजकुमार जी जीते थे हमारे यहाँ लालगंज से और राजू तिवारी जी जीते थे हमारे
उसके बाद क्या कहते हैं, उल्लास पांडे जी का आपने जिक्र किया, ये भी उन्हीं व्यक्तियों में से हैं। जब से ये मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ हैं, मैंने नहीं देखा कि उनके ऊपर कोई इस तरीके का आरोप लगाया गया हो या ऐसी कोई घटना घटी हो। मैंने आपको 2024 की बात कही, ईडी की छापेमारी अभी हुई है। छापेमारी की बात करें, बट छापेमारी से हुआ क्या? मिला कुछ? कोई आरोप सिद्ध हुए? मैं खुद में उस प्रक्रिया में मैं शामिल था जब ये छापे हो रहे थे, अभी साल भर पहले की बात है, बट मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसके बाद हुआ क्या। जिस बात है वर्चू की कोई कि आपके ऊपर आरोप लगा दे, और इसके लिए आप, इन दोनों को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मैं जानता हूँ, और मैं जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ भाई, मैं ईमानदारी से मैं खुद कभी ऐसे लोगों को आगे नहीं करूँगा जिनका ऐसी चीज़ों के साथ कुछ लेन देन हो। मैं खुद चाहता हूँ कि राजनीति में ऐसे लोग आए जो बिहार बिहारियों को लेकर एक सोच रखें, एक विजन रखें, जिस विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर किसी का एक इतिहास होता है, इतिहास में किसने क्या किया नहीं किया मैं नहीं जानता, गलत किया होगा कोर्ट उसको सज़ा देगी, बट जब से मेरे साथ हैं मैं ये मानता हूँ कि कोई गलत काम इनके द्वारा नहीं हुआ है, ये मेरा विश्वास है। बाहुबलियों से परहेज नहीं है। इसको आप परहेज की बात नहीं बोलेंगे भाई। मैंने कहा अगर कोई कन्विक्टेड होगा, किसी को सज़ा हुई होगी, आरोप सिद्ध हुए होंगे, वो वैसे ही चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बट अगर आप इनको बाहुबली बोलेंगे, जिनको मैं अपनी पार्टी के मजबूत साथियों में से मानता हूँ, जो पार्टी के साथ दिन रात रहे हैं, लड़े हैं, झगड़े हैं पार्टी के लिए, इनको अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। भले ही मुकदमों की एक लंबी लिस्ट हो। मुकदमे तय होने दीजिए, मैं खुद ही मैं बोलूँगा आपको, कोई भी मुकदमा होने दीजिए ना। मैं यही नहीं बोल रहा कि 2 साल की सज़ा तक जी, कोई किसी एक में भी इनको सज़ा होने दीजिए, मैं खुद ही बोलूँगा। हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि जिन 5 जगहों से आपके सांसद हैं, आप समेत, उनमें ही आपको मनमुआफिक सीटें नहीं मिली। आप हाजीपुर से सांसद हैं, आपको सिर्फ एक महुआ की सीट दी गई। वैशाली, जमुई, समस्तीपुर आप मांगते रहे, आपको सीटें नहीं दी गई। ये क्या फॉर्मूला रखा गया सीट शेयरिंग का, जिसमें एलजेपी के सांसद अपनी संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं पर चुनाव नहीं लड़वा पा रहे? जैसा मैंने कहा कि आई हैड अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़। मेरे पास ऐसी सीटों की एक संख्या थी, और ईमानदारी से जब उन सीटों का चयन हम लोग कर रहे थे तो उसमें कतई जहन में ये नहीं आया था कि हम लोगों के लोकसभा के अंतर्गत कितनी सीटें आ रही हैं, कौन अपनी लोकसभा में कितनी सीटें ले रहा है या लेना चाहता है। इस बात को लेकर मेरे सांसदों के भीतर भी कभी ये मंशा नहीं थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपनी लोकसभा में लेनी हैं। मेरी ही लोकसभा की अगर आप बात कीजिए, अगर हाजीपुर में ही अगर मुझे चाहिए होती तो मैं और सीटें अपनी लोकसभा में मैं निकालता, बट मैं अपने आप को लोकसभा में, तो उस ज़िले में हम लोग का प्रेजेंस है ही ना। जब मैं अपने आप को स्प्रेड आउट करने की बात करता हूँ, जब मैं अपने विस्तार की बात करता हूँ, अगर मैं लोकसभा, विधानसभा सब पॉकेट्स में ही कंसंट्रेट कर दूँ तो मेरी पार्टी का विस्तार कैसे होगा? उस लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम लोग का पार्टी का प्रेजेंस है, पार्टी का प्रभाव है। बट जब आप सीमित संख्या पे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको विस्तार करने के लिए आपको अपनी लोकसभा से भी बाहर रीच आउट करना होगा। और फिर उसके लिए चाहे नीतीश कुमार के होम टर्फ में दाखिल होना पड़े, राजगीर के लिए झगड़ा हो। राजगीर के लिए झगड़ा नहीं, राजगीर मैंने मांगी जरूर थी, मैं ईमानदारी से कबूल करूंगा। सोनबरसा भी मांगी थी। सोनबरसा नहीं मांगी थी, गायघाट मांगी थी। गायघाट मांगी थी, तो आपका कैंडिडेट ही ले गए? नहीं, मेरा कैंडिडेट उनके सिंबल पे चुनाव लड़ ले गए ना आपका कैंडिडेट। तो ऐसे ही उनके कैंडिडेट एक दो मेरे भी तो सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे भाई देखिए, गठबंधन का मतलब यही होता है ना कि जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के नेताओं को अकोमोडेट करते हैं। अब जैसे गायघाट की सीट मेरे लिए उन मैंडेटरी सीटों में से थी, जो 4-5 मेरी ज़रूरी सीटें थी। अब जैसे गोविंदगंज की राजू जी की सीट थी, वैसे ही गायघाट की सीट मेरी सांसद वीना जी की सुपुत्री की वो सीट थी, जो पिछली बार भी जब मैं अकेले चुनाव लड़ा था तो उन्होंने मेरे I remember, I interviewed her last time. यस, तो उन्होंने सिंबल लड़ने का उन्होंने काम किया था। तो ऐसे में वो सीट मेरे लिए ज़रूरी थी। अगर आप नहीं वो सीट मुझे दे पा रहे, अगर आप अपने खाते में ही हैं तो फिर आप मेरा प्रत्याशी ले लीजिए और आप उन्हीं को चुनाव लड़ाइए। ऐसे ही रफ़ीगंज की एक सीट है, वहाँ से प्रमोद जी थे, वो सीट मेरे खाते में नहीं आई। औरंगाबाद की वो सीट है तो उन्होंने उनको लड़ाने का काम किया। बट सोनबरसा मैंने नहीं मांगी थी। राजगीर के लिए हम लोग अड़े कतई नहीं थे। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, चाह ज़रूर थी कि अगर वो सीट आती खाते में, बट अगर नहीं आई तो वी हैड मोर ऑप्शंस इन द पूल, जिसके ऊपर सहमति बनी। ये तो कहा गया कि अड़े तो आप सिर्फ उल्लास पांडे और राजू तिवारी की सीटों के लिए सबसे ज़्यादा थे। हाँ, सही बोल रहा हूँ। हाँ, उनके लिए था, गायघाट वाली सीट के लिए था। एक मोरवा की सीट थी जिसके लिए भी मैं रहा था, पर वो फिर इवेंचुअली फिर वो मुझे मिली नहीं थी। मतलब ऐसी 10-12, अब जैसे संजय पासवान है, मेरे प्रदेश के प्रधान महासचिव रहे, बखरी की सीट,
और जिसके लिए गिरिराज जी मुझसे थोड़ा सा नाराज हो गए। थोड़ा सा नाराज, अंडरस्टेटमेंट है ये, मैंने अलग से मार्क कर रखा है बकरी। So giving a cue to lead to that question, जी। तो वो थोड़ा सा नाराज हो गया। तो अब ये वो सीटें थी जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। हाँ, क्यों गिरिराज बाबू आपसे इतना प्यार करते हैं? नहीं, प्यार वो बहुत करते हैं, मैं ईमानदारी से बोलूँगा। हम लोग हर हफ्ते कैबिनेट में एक साथ होते हैं, हमेशा वो मेरे कंधे पे हाथ रख के, और वो दिल से मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं मानता हूँ कभी कभी ना वो आक्रोश आता है और वो क्षण भर का होता है। अगर उस क्षण में अगर आप अपने आक्रोश को नियंत्रित कर लें, संयम बरत लें थोड़ा सा, और वो जो इंस्टेंट रिएक्शन में ट्वीट कर देना या कुछ बोल देना, और जैसे मेरे एक और चाचा जी हैं आदरणीय मांझी जी, वो तुरंत गुस्से में आके मुझे कुछ भी बोल देते हैं, पर मैं खामोश रहता हूँ। बाद में फिर वो गले भी लगाएंगे, प्यार भी उतना ही करेंगे, लोकसभा में मैं उनके बगल में ही बैठूंगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर वो 5 मिनट अगर आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे शांत हो जाएं, तो शायद फिर वो नाराज़गी रहेगी नहीं। आज मैं नहीं मानता कि उनकी नाराज़गी, अब ऐसे नाराज़गी तो फिर मेरी भी थी ना। उनकी लोकसभा में मटिहानी की भी सीट थी, मटिहानी की सीट मेरी एकमात्र जीती हुई सीट 2020 की, या 2020 की एकमात्र मेरी जीती हुई सीट। अड़ा तो मैं उसके लिए भी था, बट नहीं मिली ना मुझे वो वाली सीट, तो उसको लेकर भी थोड़ी नाराज़गी, वो जो बार बार आना जाना, राउंड्स ऑफ मीटिंग, और जो बॉडी लैंग्वेज में मेरे चेहरे पड़े जाते थे कि चिराग नाराज़ है, गुस्से में, ये वो सीटें हैं जिसको लेके थोड़ा तनाव ज़रूर था। बट वो सीट नहीं आई तो मतलब ये थोड़ी कि मैं उसको लेके ट्वीट करने बैठ जाऊँगा, जैसे गिरिराज बाबू करते हैं या मांझी जी करते हैं। बट बाद में दोनों प्यार भी उतना ही करते हैं, ये भी हकीकत है। देखिए, प्यार का तो ऐसा है कि एलजेपी ऐसी पार्टी है जिसने असंभव को संभव कर दिया है। पता नहीं प्रकृति कभी ध्रुवों को मिला पाएगी कि नहीं, ना ही मिलाए तो अच्छा है, धरती पर जीवन बना रहे। आप लेफ्ट पार्टियों के भी साझेदार रहे हैं जो वैचारिक रूप से एक्सट्रीम लेफ्ट हैं, और आप राइट पार्टी बीजेपी के साथ भी हैं, तो ये तो एलजेपी के पास एक सहूलियत है। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई पूछे कि साहब विचारधारा क्या है, कि इकलौती पार्टी है जो लेफ्ट और राइट दोनों के साथ करमताल कर सकती है? क्योंकि हम लोग जब गठबंधन का हिस्सा बनते हैं ना भाई, ये स्पष्टता हमारे दिमाग में रहती है कि हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम लोग कुछ कॉमन इश्यूज पे हम लोग एक साथ आए हैं, बट अगर मैं इसके साथ गया हूँ और मैं पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट हो गया हूँ, और मैं इधर आया हूँ मैं पूरी तरीके से मैं राइटिस्ट हो गया हूँ, कतई ऐसा नहीं। मैंने हर गठबंधन में रह के, मेरे नेता ने भी, क्योंकि मैं तो जब से सक्रिय राजनीति में आया तब से मैं इसी गठबंधन का हिस्सा हूँ, बट अगर इसका परिपेक्ष मेरे पिता की राजनीति से आ रहा है, तो किसी भी उसमें गए, उन्होंने हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी को बना के रखा। उन्होंने कभी किसी दूसरे की परछाई को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दिया। मैं इस गठबंधन में रहते हुए भी मैं कम से कम इतनी हिम्मत तो रखता हूँ कि अगर मुसलमानों का कोई अहद हो रहा है, कहीं पर नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, नेम प्लेट लगाने की बात की जा रही है, फलाना ढिमकाना, जो भी, खुल के आवाज़ तो उठाता हूँ, बोलता तो हूँ। तो मैं किसी गठबंधन का हिस्सा, अगर मुझे इतना ही समर्पित हो जाना है किसी गठबंधन के प्रति, सो आई माइट एज वेल मर्ज माई सेल्फ विद देम ना। तो फिर मैं गठबंधन में क्यों हूँ? गठबंधन में इसलिए हूँ क्योंकि कुछ मुद्दों पे मैं आपके साथ हूँ, कुछ मुद्दों पे आप मेरे साथ हैं। कभी बात चली आपकी और भाजपा के मर्जर की? बात नहीं चली, बट गाहे बगाहे ये चर्चाएं कान में मेरे भी पड़ती हैं। चिराग पासवान एलजेपी रामविलास का भाजपा में विलय कर दें और भाजपा चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें। ये मैं गाहे बगाहे सुनता जरूर हूँ, बट है तो बढ़िया हाइपोथेसिस वैसे आपके नहीं, लिए। बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं कौन सीएम नहीं बनना चाहता? आपके पिता तो चाहते थे। मैं क्या आपके पिता तो चाहते थे ये, अगर वो चाहते तो 2005 में वो जरूर बनते, और उसके बाद उन्होंने अफसोस किया। अनलाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने कभी वो उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं किया कि वो सीएम नहीं बने। मैं तो बल्कि यहाँ पे जो पापा और मुझ में जो थोड़ा सा एक फ़र्क आता है वो इसी बात का आता है दैट ही वॉज वेरी कंफर्टेबल इन द सेंटर, और वो हमेशा केंद्र की राजनीति में ही वो रहना चाहते थे, और वो अपनी अंतिम सांस तक वो रहे भी। अनलाइक हिम, आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द स्टेट पॉलिटिक्स। मैं ज़रूर बिहार में आना चाहता हूँ। मैं इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था जी, और अगर समय रहता, am I giving you cues to all your next question? अगर प्लीज कंटिन्यू। अगर समय किसने रोका? समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री को किसने रोका विधायक? समय ने रोका प्रभु, क्योंकि वो समय ही नहीं बचा, क्योंकि नेगोशिएशंस लास्ट तक खिंचे। मेरे प्रत्याशी ही ढंग से नॉमिनेशन फाइल कर लें, यही बहुत था। तो ऐसे में मैं नॉमिनेशन फाइल करता और मेरे केंद्रीय संसदीय बोर्ड में ये एजेंडा वापस मुझे लेके जाना था, बिकॉज एक टेक्निकल पेज हम लोगों ने वहाँ पे एक अड़ गया था
कि मुझे बाकी सारी चीज़ों के लिए अधिकृत कर दिया गया था एक्सेप्ट दिस वन एजेंडा. सो आई हैड नो टाइम टू गो बैक एंड कॉल द पार्लियामेंट्री एंड ऑल्सो टाइम नहीं था. कौन सी सीट से लड़ते? ये अब सब चर्चा के विषय थे जो नहीं बोलेंगे अलौली में, ये सारे चर्चा के विषय नहीं. अलौली नहीं भाई, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. आई एम डन विद द फैमिली डिस्प्यूट्स नाउ. आई एम डन विद. नहीं, अगर आप पहले ही दावेदारी कर देते तो फिर तो मैं नहीं करता. मैं पहले भी नहीं करता क्योंकि मुझे पता था कि वो करेंगे ही करेंगे. वो उसके अलावा और कहीं जा नहीं सकते, वो वहीं से करते. तो मैं नहीं करता कभी भी. आर यू ट्राइंग टू कन्विंस मी मिस्टर चिराग पासवान कि सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से चिराग पासवान ने अपनी बिहार को लेकर महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख दिया? नहीं, टेक्निकल ग्लिच नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा था ना. देयर वाज नो टाइम फॉर मी कि मैं अपने चुनाव की अब तैयारी करूं. भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक चुनाव होता है वो एक अलग उसका पूरा ताम झाम सारी प्रक्रिया होती है. आना, नामांकन करना, सहयोगियों से बातचीत करना. मेरे पास वो समय ही नहीं था कि मैं बैठता, मैं भाजपा से भी बात करता. अब मैं बिना भाजपा को, मुख्यमंत्री जी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए मैं सीधा जाऊं और नामांकन कर दूं, ये भी कतई उचित नहीं था. बट मेरे पास वो समय नहीं था कि मैं जाऊं, बातचीत करूं. एंड उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो गई. नतीजे आने के बाद ये संभावना खुली हुई है कि आप बिहार की राजनीति में लौटें? नहीं. तो अगर एनडीए सत्ता में आती है और सरकार बनती है तो एलजेपी क्या डिप्टी सीएम की पोस्ट मांगेगी? ये सारे ऐसे विषय हैं जिन्होंने ना कई दलों की राजनीति बर्बाद कर दी है. इसीलिए मैं इन सारे विषयों में उलझूंगा ही नहीं. पहले आप वहाँ तक तो पहुँचिए. मैं खुद ध्यान लगाने वाला आदमी हूँ. मैं मेडिटेट करता हूँ. मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा ये सिखाया जाता है कि जिस पल, जिस क्षण में आप हैं, पूर्णतः आप उसी क्षण में रहिए. आप भविष्य का सोचेंगे तो आप वर्तमान को नहीं जी पाएंगे. मैं पहले इस क्षण को जी लूँ. पहले हम लोग उतनी सीटें जीत के ले आए. मैं डेफिनेटली बैठूंगा ना, मैं बात करूंगा. आई विल नॉट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि क्यों नहीं एक मजबूत हिस्सेदारी, दावेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की होनी चाहिए अगर हम लोग अच्छी संख्या लेकर आते हैं. कितनी पुरानी हसरत है एलजेपी की कि बिहार की सत्ता में हिस्सेदारी हो. जब से पार्टी बनी है तब से ये हसरत है. हाँ, जब से पार्टी बनी है तब से कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि हम लोग बीच के कुछ महीने छोड़ दें जहाँ पे बहुत हल्के हल्के समय के लिए हम लोग सरकार में आए थे. मेरे चाचा जी मंत्री बने थे उस वक्त. बट कोई प्रोमिनेंट प्रेजेंस पार्टी का रहा वो अभी तक नहीं हुआ. वो पहली बार होगा. तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आपको अपने दोस्त और दुश्मन भी याद आते होंगे जो प्रेजेंट में आपको दिख दे रहे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर. मैं सिर्फ ध्यान लगाता हूँ आंखें बंद करके. क्या आपने पैसे लेके शांभवी चौधरी को टिकट बेचा? ये सवाल प्रशांत जी से डायरेक्टली पूछा गया था जी. एंड ही आंसर्ड इट वेरी कैटेगोरिकली कि नहीं, चिराग से इसका कुछ लेना देना. ये इक्वेशन समझने की जरूरत है. दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है. मैं बीच में इसलिए पिस रहा हूँ क्योंकि शांभवी चौधरी आपकी पार्टी मेरी से सांसद है इसलिए. बट ये अशोक जी और प्रशांत जी के बीच का ये विषय है, मामला है. अशोक जी ने इसको लेकर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद उन्होंने मानहानि का दावा भी कर रखा है. तो ये उन दोनों के बीच का ये विषय है. जिस दिन मेरा नाम कभी भी अधिकृत तरीके से आएगा तो फिर मैं और इसके ऊपर में चर्चा कर. सर, मुझे ये समझने में मदद करिए कि जब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, और ये सवाल मैं उनसे फिर पूछने वाला हूँ, कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी का टिकट खरीदा. शांभवी चौधरी एलजेपी रामविलास से सांसद है, तो किससे खरीदा होगा टिकट? सो ना उनका कहना ये है कि मैं ये नहीं कहता कि चिराग से लिया होगा, कुछ बिचौलिए होंगे. ये मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे आज प्रमाण दे दीजिए कि अगर मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा माध्यम बना, क्योंकि कोई बन नहीं सकता. लास्ट तक लोकसभा की ये सीटें थी जो मैं डायरेक्टली डील कर रहा था जी. शांभवी का नाम, क्योंकि उनसे उनके हस्बैंड से मेरे पुराने रिश्ते रहे, शाइन से पुराने रिश्ते रहे और लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी. और लंबे समय से ये मेरे जहन में था कि मैं शायद शांभवी को मैं चुनाव लड़ा सकता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली जो वहाँ की परिस्थिति 2019 की बनती, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे एक और बिहार प्रदेश के बड़े मंत्री हैं महेश्वर हजारी जी. मैं ये मानता था कि उनके सुपुत्र वहाँ से चुनाव लड़ेंगे. जब एक मंत्री का सुपुत्र चुनाव लड़ेगा तो मेरे पास भी कोई एक ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए जो उस स्तर के चुनाव का मुकाबला कर सके. खासतौर पे तब जब महेश्वर हजारी आपके पुराने हाँ, मतलब क्या उनसे मेरा रिश्ता भी है. रिश्ते में वो भी मेरे जी बिल्कुल चाचा ही लगेंगे.
और मेरे चाचाओं ने घेर रखा है चिराग को। मेरे ग्रह मेरे चाचाओं से नहीं मिलते भाई, इसकी एक अलग पूजा करवानी पड़ेगी जी। बट बहरहाल तो मेरे जहन में ये लंबे समय से क्लियर था। सो आई न्यू दैट नो वन एक्सेप्ट मी was involved in finalizing this particular seat, शांभवी समस्तीपुर वाली जो सीट थी। तो बट अगर अभी भी प्रशांत जी कभी भी मुझे किसी का भी प्रमाण देते हैं या नाम भी देते हैं कि संभवतः इसकी भूमिका रही, मैं खुद पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी दोनों को फोन लगाया हो कि भाई आपके दोनों दोस्त हैं? यही करना बाकी रह गया। चिराग, आपने कहा कि इसकी भी एक पूजा करवानी पड़ेगी। कई दलित चिंतक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एक कबीरपंथी परिवार से आने वाला व्यक्ति, यानी कि आपके दादाजी कबीरपंथी था जी, एक ऐसा व्यक्ति जिनके पिता अपने आप को अम्बेडकरवादी चेतना का अलंबरदार बताते थे, वो अब पूरी तरह से कर्मकांडी हिंदुत्व में घिर चुके हैं अपनी पॉलिटिकल सहूलियत के लिए, और जो मूल भाव था उसको भूल चुके हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? मैं आज से नहीं, लंबे समय से स्पिरिचुअल रहा हूँ। बचपन से कारण नहीं पता मुझे क्या, राइटली सेड बिकॉज पापा वॉज नेवर इनटू वो पूर्णतः नास्तिक थे, ये कहना गलत नहीं होगा, वो नहीं पूजा पाठ और इन सारी चीज़ों में रहते थे। बट हाँ, मेरी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ पे ये स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई। माय मदर वॉज इन्वॉल्व, वो करती थी पूजा पाठ, पर वो सरदारनी है, सिख परिवार से वो आती हैं। ऐसे में उनका एक अपने धर्म की भी उनकी आस्था रही। तो बचपन से मैंने इस तरीके का ओपननेस अपने घर में देखा, जहाँ पे आपको जिसको मानना है, जिसको स्वीकार करना है, कभी किसी ने रोका टोका नहीं, इंक्लूडिंग माय फादर। बचपन में जब मैं पूजा में बैठता था या करता था या करने पूजा पाठ में जाता था, मंदिर जाता था, तो उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। उनको ये बात भली भांति समझ में आती थी कि मेरे लिए पूजा पाठ कोई अंधविश्वास या इससे बढ़कर मुझे ग्रेविटी देने का एक माध्यम है, मुझे संयम देने का एक माध्यम है, मुझे नियंत्रित रखने का एक तरीका है। ये मुझे वो कामनेस देता है जो शायद विपरीत परिस्थितियों में जिस ठहराव की आपको ज़रूरत है, ये मुझे वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में हाँ, मैं स्पिरिचुअल तो खैर बहुत समय से था। ओवर द ईयर्स मैं रिलीजियस हुआ, मेरा विश्वास इन चीज़ों में और ज़्यादा गहराता गया। जब पार्टी परिवार ये टूटा पिछले 3-4 सालों में, जिस कर्मकांड की आप बात कर रहे हैं, उसमें मैं और ज़्यादा मैं हुआ, क्योंकि मैं जितना समय इसमें बिताता हूँ उतना समय में थोड़ा शांत हो जाता हूँ। और जब दिमाग एक बार आपका शांत होता है ना, तो आप नए सिरे से आप सोचने लगते हैं। उलझे हुए दिमाग से आप वही चीज़ें सोचते हैं जो उलझन आपको दिखाना चाहती है। एक स्थिर दिमाग से, एक नए दिशा से, एक नए नज़रिए से आप चीज़ों को देखने लगते हैं। उसने मुझे मेरे जीवन में पिछले 3 साल में बहुत क्लैरिटी दी। भाई आसान नहीं है जब पारिवारिक उलझने हो, राजनीतिक उलझने हो, आप सड़क पर हैं अपने परिवार के साथ लिटरली। ऐसे में उन परिस्थितियों से निकलना, मुझे लगता है उसमें इसने मेरा बहुत साथ दिया। तो ऐसे में मेरा विश्वास इस विषय पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नियंत्रित करने को लेकर है, क्लैरिटी लेने को देकर है। क्योंकि वो दलित चिंतक ये भी कहते हैं कि ये जो कर्मकांडी स्वरूप है, इसी के ज़रिए दलितों को हज़ारों वर्षों तक दबाया गया, और आज भी इस देश में इस तरह के घिनौने अपराध होते हैं जहाँ पर दलित वर्ग का, माँ दलित वर्ग का होने की वजह से मंदिरों में प्रवेश से लेकर घोड़ी पर चढ़ने तक उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, जातिगत भेदभाव झेलना पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, और मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है कि 21वीं सदी में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। आज भी एक दलित परिवार को मंदिर में जाने से रोका जाता है, एक दलित युवक को घोड़े पे चढ़ने से रोका जाता है, एक पुलिस अधिकारी को दलित होने की वजह से अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बट ऐसे में जब हम लोग इन असामाजिक तत्वों से लड़ रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को इससे विड्रॉ क्यों करें? क्यों हम लोग उनको वॉक ओवर दें कि भैया आप जाइए? अगर हमारा विश्वास है, मैं अनेकों दलित परिवार को मैं जानता हूँ शुरू में, क्योंकि मैं भी इन वे राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ, नॉट इन द लिटरल सेंस, बट मैं राजनीति को पढ़ता हूँ, जानता हूँ, सीखता हूँ, पुराने नेताओं के भाषण सुनता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ।
तो मैं भी इन चीज़ों पे, जब मैं नया नया राजनीति में आया तो मैंने भी अध्ययन किया। मैं कई ऐसे पासवान परिवारों में गया और उनसे मैंने पूछा, मेरा ड्राइवर, मेरा सिक्योरिटी वाला, मैंने बोला यार आप लोग तो पूजा नहीं करते हो। नहीं भैया, घर में मंदिर है हमारे। तो जब मंदिर है, आपका विश्वास है, आप पूजा पाठ करते हो, तो क्यों इसको छुपा के करते हो? और क्यों कोई दूसरा इस बात को डिसाइड करेगा कि आप मंदिर जा सकते हो कि आप मंदिर नहीं जा सकते हो? अगर आप खुद को आइसोलेट कर लोगे तो आप तो वॉक ओवर दे रहे हो ना। तो अगर ऐसा है तो फिर डट के लड़ो ना इस चीज़ के लिए। उससे भाग जाना या विड्रॉ कर लेना, ये कहीं का मतलब ये सही बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर आपका विश्वास है तो वो मंदिर सिर्फ आपके घर में कोने में नहीं होना चाहिए, फिर आप भी सीना तान के मंदिर जाओ, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने पुलिस अधिकारी का जिक्र किया। पिछले दिनों हरियाणा के पुलिस अधिकारी IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपनी जान ले ली। आप मौके पर गए। आलोचकों ने रेखांकित किया कि चिराग पासवान ऑप्टिक्स की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान को पढ़िए। एक बार भी नायब सिंह सैनी सरकार के द्वारा अपॉइंटेड DGP शत्रुजीत कपूर एक भी तीखी टिप्पणी नहीं है। एक जेनरिक सी बात करके चिराग पासवान निकल आए। मैं जेनरिक सी बात करके नहीं गया था भाई। जब मैं वहाँ गया, मैं पूरे अधिकार से गृह मंत्री जी से बातचीत कर उनसे सारे विषयों को समझकर सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, और उसका हल निकला। मेरे जाने के एक दिन के बाद आपने देखा कि परिवार ने स्वीकृति दी, पोस्टमार्टम हुआ, सारी चीज़ें हुई, उनका दाह संस्कार किया गया। सारी Were you part of the negotiation between the family and the government? I don't know whether you should call it a negotiation or not, but This is सरकार what की it is. मंशा क्या है? उनकी मांगे थी उनकी पत्नी की, जो खुद तो IAS सरकार हैं। की मंशा क्या है? मैंने सरकार की मंशा को स्पष्ट तौर से उनके समक्ष रखा, क्योंकि मैं भी उन्हीं के परिवार से आता हूँ। मुझे उनको कन्विंस करना या अपनी बातों को ज़्यादा सहज तरीके से उनके समक्ष रखना, जिस पे वो विश्वास रखें, वो मेरे लिए ज़रूर आसान हुआ। जी, आपने कहा कि आप सरकार से, गृह मंत्री से बात करके गए। आपके और गृह मंत्री के बीच कोटा विद इन कोटा को लेकर अब तक क्या बातचीत हुई है? कोटा विद इन कोटा, ये जो रिजर्वेशन जी क्या बिल्कुल। बात कर रहे हैं, मैंने अपना पक्ष ज़रूर रखा है। ऐसी कोई आप बोले कि खुल के हम लोग की बैठ के अक्रॉस द टेबल बात हुई है, ऐसी बातचीत नहीं हुई है। बट मैं इस बात को लेके बहुत स्पष्ट हूँ कि ये सब कैटेगराइजेशन का जो ये विषय है कि अनुसूचित जाति में भी एक क्रीमी लेयर का एक प्रावधान बना दिया जाए, क्यों? मैंने इसके तर्क जब ये उस वक्त चर्चा में जब ये विषय आया था, मैंने उस वक्त भी मैंने रखा था। क्यों? क्योंकि आज भी जब मैं बोलता हूँ कि एक अधिकारी होने के बाद भी आपको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत रहा है। जब जितनी भी ऐसी जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में जब इनको स्केड्यूल किया गया और इनको अनुसूचित जाति कहा गया, सो अनलाइक मेनी अदर जातियां जिनको रिजर्वेशन मिलता है, उसमें अनुसूचित जाति का आधार सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा है। सर, उसमें भी सर कैटेगरी है। हाँ। कुछ अनुसूचित जातियां हैं जिनको अनटचेबल माना गया, हाँ, वो यार, लेकिन छुआछूत। कुछ अनुसूचित जातियां ऐसी जिनको अनटचेबल नहीं माना गया। उन्होंने खेती के, किसानी के, सुरक्षा के काम किए, इसलिए सब कैटेगरी की बात की जा रही है, महादलित की बात की जा रही है। बट मेजॉरिटी ऑफ देम, उनका आधार ये रहा। और जब आप उसमें आते हैं, ये वो वर्ग के लोग हैं जिनको गांव से बाहर रखा जाता था, जिनको छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पाप माना जाता था। गले में घंटी, कमर पे झाड़ू बांध के उनको घुमाया जाता था। तो ऐसे में आज भी जब एक दलित अधिकारी को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक बड़ा दलित परिवार मंदिर जाता है, उदाहरण उसके आज भी हैं, भले वो कितना भी सामाजिक तौर पे वो परिवार सक्षम क्यों ना हो, मंदिर जाता है तो उदाहरण है कि मंदिर को धोया जाता है। तो ऐसे में क्रीमी लेयर आ ही नहीं सकती है अनुसूचित जाति में, इसका प्रावधान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आधार इसका छुआछूत का रहा है मेजॉरिटी का। इसीलिए जब हम लोग इसका विरोध करते हैं कि सब कैटेगराइजेशन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस, इट्स अबाउट द सोशल स्टेटस, जो आज भी आप कितने भी बड़े दलित परिवार से क्यों ना हो जाए, बट अगर ये भेदभाव होगा तो वो किया जाएगा। आर यू सेइंग सर कि फर्ज करिए बिहार की राजधानी पटना में एक पासवान समाज से आने वाले व्यक्ति और एक मुसहर समाज से आने वाले व्यक्ति, या मुस्लिमों में एक लाल बेगी समुदाय से आने वाले व्यक्ति, इन सब का सोशल स्टेटस सेम नहीं है या सेम है? आप कह रहे हैं सेम है। तो ये जो इतनी सारी जनसांख्यिकी पे आधारित, सर्वे पे आधारित गणनाएं हैं जो बार बार ये कह रही हैं कि पिछड़ों में अति पिछड़े और दलितों में महादलित, और वो इसीलिए कह रहे हैं ताकि और ज़्यादा लोगों तक
ये लाभ पहुंचे। और इसमें जब आपके पक्ष की बात होती है तो ये कहा जाता है कि अंततः चिराग पासवान बिहार के 5.4% दुसाध पासवानों के नेता हैं। चूंकि नीतीश सरकार ने महादलितों में इनको नहीं रखा, तमाम सर्वेस के बावजूद मांझी ने रखा, लेकिन उस पर कभी ऑर्डिनेंस नहीं आया, इसलिए वो अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लॉजिक दे रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? भाई मैंने इसका सिंपल सा लॉजिक दिया है कि अगर अनुसूचित जाति में भी फर्दर बाइफर्केशन अगर हो जाएगा, आज जो हम लोग की एकता है, इसीलिए जब ये दलित महादलित जब बिहार में जब इसको लाया गया था इस कंसेप्ट को, जहाँ पे अनुसूचित तमाम जातियों में से सिर्फ पासवानों को आइसोलेट करके बाकी सारी जातियों को महादलित की श्रेणी में ला दिया गया था, उस वक्त भी हम लोगों ने मुखरता से हम लोगों ने ऐतराज़ हम लोगों ने किया था। क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है ना कि भाई अगर कोई पासवान है तो उसके साथ ये भेदभाव नहीं हो रहा है, उसके साथ भी ये भेदभाव हो रहे हैं। जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अनुसूचित जाति, ये भेदभाव होते हैं आपके साथ पे उन असामाजिक तत्वों के द्वारा जो समाज में इस तरीके की भावना को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज हम लोग एक हैं तो शायद हम लोग अपने हक अधिकारों की हम लोग लड़ाई लड़ पाते हैं जब भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। हैविंग सेड इट ऑल, मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों से उठकर, मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर, बट क्योंकि ये हकीकत है, आज भी गांव देहात में ऐसे उदाहरण आते हैं तो हम लोग को इसको एड्रेस करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसे समाज की बात करें जहाँ पे सिर्फ 14 करोड़ बिहारियों की हम लोग बात करें। इवेंचुअली मैं मानता हूँ कि शायद मेरी पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी या शायद अगली पीढ़ी शिक्षा जैसे जैसे पेनिट्रेट करेगी, शायद हम लोग इन चीज़ों से उठ जाएंगे। बट अगर आज एक भी ऐसी घटना होती है तो वो चिंता का विषय बनती है। इसीलिए पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं, फर्दर बाइफर्केशन का मैं पक्षधर नहीं हूँ। जी, नीतीश सरकार ने फैसला किया कि नए हिसाब से जो कास्ट सर्वे हुआ उसके हिसाब से कि रिजर्वेशन 65% तक होना चाहिए, जिस पे पटना हाई कोर्ट का स्टे आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस स्टे को बरकरार रखा। आपकी क्या राय है, आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए? मैं ज़रूर चाहता हूँ कि सीमा बढ़े, इसके कानूनी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मैं चाहता हूँ जैसे आपने कोट किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी 85% होनी चाहिए, होना चाहिए। ज़रूर इसकी सीमा को बढ़ना चाहिए। बल्कि जब स्वर्ण में से भी गरीब जाति के लोग थे, मेरी पार्टी उन पार्टियों में से थी कि सबसे पहले हम लोगों ने उसका भी हम लोगों ने समर्थन किया था कि ज़रूर उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो कि अपर कास्ट से आते हैं। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि इसका दायरा बढ़े। बट क्योंकि मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, मैं ये मानता हूँ कि इसके कई लीगल, क्या आपने कभी किसी सार्वजनिक मंच से ये बात कही कि चिराग पासवान 85% आरक्षण के पक्षधर हैं? मैंने 85% शायद मैंने आंकड़ा दे के नहीं बोला होगा, मैं शायद उस परसेंटेज में अपने आप को नहीं बांधना चाहता। बट हाँ, इसका दायरा ज़रूर बढ़ना चाहिए ताकि जो रिप्रेजेंटेशन जिसका कंसर्न हम सबको आता है और जिसकी वजह से बार बार रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये सारी बातें बीच में आने लगती हैं, वो रिप्रेजेंटेशन खुल के सबका हो पाए। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपके एक और दोस्त हैं और कई लोगों ने कहा कि देखिए आप पोजीशनिंग देखिए, चिराग पासवान के नेतृत्व में अगर उनकी पार्टी जब और बड़ी हो जाएगी तो ये वो भूमिका निभा सकते हैं जो कभी नीतीश कुमार निभाते हैं। तो मैंने कहा एक्सप्लेन करिए। तो उन्होंने कहा नीतीश लालू के साथ जुड़ गए 2015 में तो वो गठबंधन जीत गया, नीतीश भाजपा के साथ जुड़ गए तो वो गठबंधन जीत गया। ये पॉलिटिकल मोबिलिटी और ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ चिराग पासवान की भी हो सकती है और इसीलिए वो दोनों तरफ अपने रिश्ते दुरुस्त रखते हैं। कभी भी आप चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना करते हुए नहीं पाएंगे। इज दैट ट्रू? मुझे नहीं पता कि अब तीखी आलोचना, मैंने हमेशा मर्यादित शब्दों में ही हर किसी की आलोचना की, आलोचना नहीं की। उनकी नीतियों के ऊपर मैंने हमेशा सवाल उठाए हैं। मैं IRCTC घोटाले में उन पर और उनके पिता पर इल्ज़ाम तय होने के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अब तो जब उनके, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई जी। अगर उनके ऊपर अब आज की तारीख में आरोप तय हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई अभी उसके ऊपर जांच चल रही है, ये चल रहा है, आरोप तय हो गए उनके ऊपर। आदरणीय लालू जी, उनका तो कन्विक्शन हो रखा है, तो ऐसे में क्यों नहीं है भ्रष्टाचारी ये लोग? तो आरोप तो
राजू तिवारी और उन सब पे भी तय हुए, तभी तो मुकदमा चल रहा है। अरे प्रभु सजा होने दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा। तो सजा तो तेजस्वी को भी नहीं हुई है। ठीक है, आरोप तय हो गए, तो इसीलिए अभी जो मैं सीमित एक क्राइटेरिया पे आप अपनी पार्टी के विधायकों को डिफेंड कर रहे हैं और उसी क्राइटेरिया से आप विपक्ष के नेता को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए जब आप बोलते हैं ना कि आलोचना कड़ी नहीं होती जी, जिस दिन वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे उनकी भी आलोचना उतनी ही कड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो अक्सर अपने बयानों में ये बात कहते हैं कि वो अंबेडकर जी की बात करते हैं लेकिन अपमान होता है तो वो पद नहीं छोड़ते हैं, अपराध की बात करते हैं, अपराध होता है आलोचना करते हैं पर पद नहीं छोड़ते हैं। ऐसा क्या कि तेजस्वी यादव निशाना साधते हैं। चीज का विकल्प पद छोड़ना नहीं होता है। आपको सिस्टम में रहकर सिस्टम से लड़ना होगा ना। अब हर चीज में पीठ दिखाकर अगर आप भागी जाइएगा, हर चीज में आप पद ही छोड़ दीजिएगा। अब ये वही मंदिर वाला उदाहरण है ना कि भाई मैं क्यों मंदिर जाना से मैं क्यों रुकूं, मैं लड़ूंगा ना और बाकी सबको मैं लेकर जाऊंगा वहां पे। भाग जाना तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है मेरे लिए आज पद छोड़ देना, बट वहाँ पे रहकर उसके लिए लड़ना कितने लोग ये कर पाते हैं। मैंने तो हर विषय पे जब लेटरल एंट्री का मुद्दा आया, क्या चिराग पासवान अपनी सरकार के सामने नहीं खड़ा हुआ? लेटरल एंट्री पे जब 48 या 40-48 सीटों पे जब नियुक्ति आई थी, अपनी सरकार के सामने मैं खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई और उसके बाद उसको विड्रॉ कराया गया। अब मैं वहाँ से भाग ही जाता तो कौन विड्रॉ करा था? तो हर चीज़ का विकल्प भागना नहीं होता। क्या हर चीज़ का विकल्प परिवार होता है? लोगों ने कहा कि चिराग पासवान खुद शक्तिशाली हैं, अरुण भारती उनके रिश्तेदार, अब मृणाल को टिकट दिया गया है। तेजस्वी ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये तो जमाई आयोग बन गया है। ये सब बातें भी कही गई। सीमान मृणाल के पिता का जिक्र किया गया SC कमीशन के लिए। 29 सीटों में अगर ये पहले वाली लोजपा होती तो कम से कम 5-6 नाम आपको ज़रूर दिख जाते परिवार से। अच्छा, पहले वाली लोजपा में परिवार का बोलबाला था? भाई मेरे चाचा जी, Obvious है, ये परिवार सब लोग थे, तो वो होता ही होता। कम से कम उसको सीमित करते 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 29 में हम एक परिवार का सदस्य, गरखा की सीट, हाँ गरखा की सीट। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, आपने सुना होगा मुझसे ये, मैंने हमेशा काबिलियत को मैंने प्राथमिकता दी है। जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि राजनीतिक तौर पे पहले से ही सशक्त है, इसलिए आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ। काबिलियत होगी आप आगे बढ़ोगे, काबिलियत नहीं होगी कितना भी कोई आपको प्रमोट कर ले आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। पिछली बार का एक हैशटैग है जो वायरल हो रहा है, असंभव नीतीश। चिराग पासवान और उनके लोगों के द्वारा हैशटैग बन गया था क्या? जी जी, आपने बाकायदा उस हैशटैग के साथ ट्वीट भी किए थे। थे। अब क्या लग रहा है, संभव नीतीश? पिछली बार से अभी में इन 5 सालों में मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि गंगा में से काफ़ी पानी बह चुका। 2020 का अगर जिक्र करें, वो परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि मेरे लिए उस गठबंधन में रहना संभव नहीं था, बट एट द सेम टाइम मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना ज़्यादा है कि मैं वैकल्पिक अलायंस की ओर भी मैं नहीं जा सकता था। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने ना के बराबर प्रत्याशी और जेडीयू को निपटा दिया। नीतीश इतने खफा रहे कि 2 साल में गठबंधन छोड़ के आरजेडी के साथ चले गए। स्वाभाविक नाराजगी होगी। क्या समझदारी थी आपके और भाजपा के बीच 2020 के चुनाव? कोई समझदारी नहीं थी, ये मैं ऑनेस्टली बोलूंगा। आप बोल रहे हैं छाती फाड़ूंगा तो मोदी जी दिखेंगे, पोस्टरों में नरेंद्र मोदी की फोटो दिख रही है। क्योंकि उस वक्त मुझे कहा गया था कि मैं प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करूंगा बैनर पोस्टर। अरे मैं इतना राजनीतिक समझ रखता हूं भाई कि अगर मैं पार्ट ऑफ द अलायंस नहीं हूं, मैं क्यों उनकी तस्वीरों का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो उस दिन मैंने ऐसी ही एक प्रेस वार्ता में मैंने एक कमेंट कर दिया था कि मुझे बैनर पोस्टर होर्डिंग में उनकी तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री आधिकारिक रूप से इस्तीफा भी नहीं दिया था एनडीए से बिहार चुनाव के दौरान। इस्तीफा एनडीए से मतलब? आपने क्या कोई ऐसी सार्वजनिक मुनादी की कि मैं अलग चुनाव लड़ रहा हूं और मैं दिल्ली से लेके पटना तक एनडीए का हिस्सा नहीं हूं? ऐसा कोई बयान नहीं आया आपका? नहीं, मैंने कहा ही था कि मैं अकेले में चुनाव लड़ रहा हूं, मैं गठबंधन का बिहार में। क्या आपने ऑफिशियली अपने आप को एनडीए से एग्जिट कराया? मैंने कहा था कि मैं एनडीए का हिस्सा नहीं। बिहार में? हाँ। राष्ट्रीय स्तर पर आप एनडीए का हिस्सा बने रहे। तो प्रभु जब राज्य के चुनाव चल रहे हैं, वो कोई नेशनल चुनाव थोड़ी चल रहे थे। तो नेशनल लीडर ही तो आके चुनाव लड़वा रहे हैं। और सेंटर में मेरे होने ना होने का क्या मतलब था? मेरे पिता जो एकमात्र मेरी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत सरकार में, उनका तो निधन ठीक चुनाव के बीच में हो ही गया था जी। सो आई हैड नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई पार्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। तो जब वो था ही नहीं तो ये कहने का ब्लैक एंड व्हाइट में कोई मायने नहीं थे। व्हेन आई सेड कि मैं एनडीए का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एनडीए का हिस्सा नहीं हूँ, तो ये बात तो मैं कैटेगोरिकली मैं बोल के ही मैं चल रहा था।
हाँ, बट मैं आपको वो प्रकरण बता रहा हूँ जहाँ से मैं हनुमान बन गया। तो मैंने प्रेस वार्ता में यही कहा था कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, कभी सीना चीर के दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगा कि मेरे दिल में उनकी तस्वीर है। अगले दिन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स में मैं एक अपना ही कैरिकेचर देखता हूँ जहाँ पे मैं हनुमान बना हुआ हूँ और अंदर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग बात कर रहे थे जदयू की नाराज़गी जी। तो जदयू की नाराज़गी उस वक्त ज़रूर थी और मैंने भी खुल के प्रचार किया था जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि नीतिगत तौर पे और चीज़ें बेहतर हो सकती थी। पर तब से लेके अभी तक हम दोनों ने एक ईमानदार प्रयास किया, मैंने, मुख्यमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने, कि या तो फिर मैं गठबंधन का हिस्सा ना रहूं अगर मैं उन दूरियों को नहीं पार सकता, बट अगर मैं गठबंधन का हिस्सा हूं और उसी थाली में खाऊं और उसी में छेद करूं तो अंतोगत्वा नुकसान हम सबका ही होगा। तो जब तक वो सहजता नहीं आई गठबंधन के भीतर हम सब की, तब तक मैंने भी आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया। बट ओनली व्हेन आई न्यू दैट आई कैन डू दिस, हम लोग वीकेंड रिश्तों को हम लोग वापस ठीक कर सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़े और चुनाव में उतरे। अब सब ठीक है चिराग पासवान और नीतीश और कुमार सब के ठीक लिए? है, डिस्पाइट जितने भी रूमर्स फ्लोट करें कि नाराज़गी है, अभी भी मुख्यमंत्री नाराज़ हैं, ये वो कतई कोई नाराज़गी नहीं है। मेरा इतिहास ऐसा रहा है कि इन बातों को लोगों को मनवाना बहुत आसान हो जाता है कि अरे अभी भी मुख्यमंत्री नाराज़ हैं या चिराग ऐसा कर रहा है क्यों, क्योंकि वह नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ये मेरे इतिहास की वजह से, बट अदरवाइज अब कोई नाराज़गी नहीं है जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के बीच में। आखिरी सवाल, जब कोई नाराज़गी नहीं है तब नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को आप किस तरह आंकते हैं? बीच में जीतन राम मांझी का अपवाद छोड़ दें तो। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही, क्या शब्द का इस्तेमाल करूँ, आई थिंक देख बहुत लीजिए अच्छा जो है। भी आपको पॉलिटिकली सूट करे। नहीं, मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ, मैं अच्छे का, मैं बेहतर कोई जी, take your time. पर्यायवाची ढूंढ रहा था। टेक योर टाइम। देखिए, ये बात मैंने उस वक्त भी कबूल की जब मैं उनके साथ नहीं था। मैंने माना कि 2005 से 2010, और जो कि बिहार की जनता ने भी स्वीकार किया, जो गिरिराज जी ने कहा कि बेस्ट स्ट्राइक रेट उस वक्त रहा, वो स्ट्राइक रेट रहा था। क्यों? क्योंकि उन 5 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जंगल राज से बिहार को निकाल कर, और ये क्षमता शायद उन्हीं में ही थी और आज भी ये अनुभव उन्हीं में ही है। और ये जो जंगल बिहार राज का आपके हिसाब से कब तक था? 90 का वो पूरा दशक 2005 तक। जिसमें आपके पिता भी हिस्सेदार थे। कौन से? आपके पिता जनता दल की राजनीति कर रहे थे 1990 से 95 तक। मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि जब वो जनता दल की राजनीति कर रहे थे, बट बिहार में जो नेतृत्व कर रही थी यहाँ की सरकार, जिस वक्त सबसे ज़्यादा पलायन, हत्या, अपराध हुआ, भाई मैं उनमें से हूँ कि अगर कुछ गलत होता है मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि अभी कुछ महीने पहले ही, 1-1.5 महीने पहले, मैंने पुनः अपनी सरकार बिहार में ही लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैंने सवाल उठाए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि व्हेन आई एम द पार्ट ऑफ द अलायंस, आई एम द पार्ट ऑफ द अलायंस। मैं मर्ज नहीं हुआ हूँ उस दल या उस पार्टी के साथ। नीतीश सरकार 20 साल। दे रहा था, हाँ, 20 साल का। तो मैं मानता हूँ बहुत खूबसूरत उनका रहा, और ये उन्हीं का ही अनुभव है जो बिहार को उन विपरीत परिस्थितियों से निकाल कर यहाँ तक लेकर आया। अब मैं मानता हूँ कि यहाँ से अगले 5 साल स्वर्णिम काल होंगे बिहार के। एक लंबे समय के बाद स्थिर डबल इंजन की सरकार बिहार को मिलने जा रही है। हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट द स्थिरता चिराग पासवान? 2020 में वो बीजेपी के साथ जीतते हैं, 9 अगस्त 2022 को वो चले जाते हैं आरजेडी के साथ, 2024 की बिगनिंग में वो फिर भाजपा के साथ आ जाते हैं, 2015 से 20 के बीच भी यही हुआ, 15 में जीते आरजेडी के साथ, 17 में चले गए जुलाई अगस्त के महीने में वो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्यकाल में बार बार पाला बदल रहा हो, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं स्थिरता की बात मान लूं। I am not talking on his behalf and I am not trying to. Well, we are talking about the legacy of Nitish Kumar and the rule of Nitish Kumar. I am also not trying to convince you on his behalf. मैं इस बात को मानता मतलब हूँ। आप भी मुतमईन नहीं है कि वो कब तक रहेंगे? अरे नहीं प्रभु, मुझे मत उलझाइए। मैं ये मान रहा हूँ जो शब्द वो खुद बोलते हैं जी। हर मंच में प्रधानमंत्री जी के समक्ष, कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं उनके इन दीपांकर शब्दों पे, भट्टाचार्य ने हमको बताया, माले के महासचिव हैं, कि जब वो उनकी तरफ गए थे 2022 में, तब भी यही बोला था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे नहीं तो ये पता, उनका तयशुदा डायलॉग है। मुझे नहीं पता कि उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, नहीं कहा था, बट जब वो प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस बात को बोलते हैं, मैं ये चाहता भी हूँ व्हेन आई से दिस, क्योंकि बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान इन विरोधाभास की सरकारों ने ही किया है। मैं चाहता हूँ कि केंद्र की तर्ज पे बिहार में सरकार रहे, एटलीस्ट फॉर कमिंग 5 ईयर्स तक वो ज़रूर रहे। और उसका नेतृत्व कौन करे? नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही करेंगे। ये बात भाजपा क्यों नहीं कह रही है?
भाजपा ने एक प्रक्रिया का उन्होंने जिक्र किया है कि विधायक चुनेंगे और यही प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया तो 2005 में भी रही होगी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर की रैली में एनडीए के सीएम कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट किया था, या फिर 2010 में। बिल्कुल, पर उस वक्त क्या है, घटक दल कम थे ना। उस वक्त भाजपा और जदयू मेन पार्टीज थे। आज जब 5 दल हैं, आज जब कहा जाता है कि भैया ये राजस्थान का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने में इस प्रक्रिया का कहाँ पे जिक्र होता नहीं होता है, वो सिर्फ भाजपा के हैं। यहाँ पे 5 दल हैं एक साथ, 5 दल के विधायक के ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र की मर्यादा भी ये कहती है, संविधान भी ये मर्यादा तो सहूलियत के हिसाब से चलती है ना। कभी कहीं बीजेपी अपना सीएम है। कैंडिडेट मैं ये डिक्लेयर कर मानता हूँ देती कि है। इवेंचुअली चुना मौजूदा मुख्यमंत्री जी को ही जाएगा। ओके, यू आर श्योर कि बीजेपी के बिहाफ पे भी? हाँ बिल्कुल, मैं क्या हुआ मौर्या होटल में जब चिराग पासवान जा रहे हैं अमित शाह से मिलने, तब बाइट्स का सुर कुछ अलग है, मिल के आ रहे हैं तब सुर कुछ अलग है। जाने से पहले मैंने कोई बाइट ही नहीं दी, सुर कैसे आपकी एक बाइट है जाने से पहले, पत्रकारों से आपकी बातचीत है जिसमें आप कह रहे हैं कि हाँ एक प्रक्रिया है और उसके बाद ही तय होगा, और वापस आके आप कह रहे हैं कि नहीं उन्हीं के नेतृत्व में होगा। तो ये बात क्यों नहीं कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं गठबंधन के सारे दल कि अगर 2025 में 14 नवंबर को नतीजे एनडीए के पक्ष में आते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार शपथ लेंगे? मैं ये मानता हूँ, आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, बट मैं ये मानता हूँ, जितना मेरे घटक दलों से मेरी बातचीत हुई है, कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो एक बार फिर बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। बात विकल्प की नहीं है, अब वही है, ये बोलो तो भी गलत, वो बोलो तो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। बात जब विकल्प की होगी तो फिर ये सवाल उठेगा कि भैया तो फिर मुख्यमंत्री के बारे में आप नहीं बोल रहे। इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से, नेतृत्व तो शिवराज सिंह चौहान का था, मुख्यमंत्री जी 2023 में शिंदे का था, महाराष्ट्र में 2024। लेट मी कंप्लीट, सौरभ प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं सेंटेंस कंप्लीट करके बोल रहा हूं, मैं वहां तक पहुंच रहा हूं जहां तक आप चाहते हैं कि मैं पहुंचूं। इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और परिणामों के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं मानता हूं। और ये इस बारे में बीजेपी से बात हुई है कि क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं सीएम फेस? ये सारी बातें करने वाली बातें थोड़ी हैं। अच्छा, तो ये क्या वैसे मानने वाली बात है? ये सब तो ऑटोमेटिकली गठबंधन के भीतर ये सेट अनसेट क्लैरिटी है ही कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा आखिरी सवाल, दिस इज योर सेकंड आखिरी सवाल जी। अब आप इतना थॉट प्रोवोकिंग जवाब दे रहे हैं कि साहब नए नए सवाल आते रहते हैं। रामविलास जी जब 1977 में पहली बार दिल्ली पहुंचते हैं सांसदी जीतकर, तो कहा जाता है कि जगजीवन राम का वारिस आ गया है। ये बात कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने कही। बाबूजी इसी बिहार से आते हैं, दलितों के देश के सबसे बड़े नेता, उप प्रधानमंत्री के पद तक गए, और उनकी नीलम संजीव रेड्डी से वो बात ना खटकी होती, अदावत ना होती तो शायद प्रधानमंत्री पद की भी शपथ लेते। रामविलास जी का करियर आगे बढ़ता है, दलित सेना शुरू करते हैं वो 80 के दशक में। रामविलास जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने देवीलाल के खेमे से उलट वीपी सिंह को कन्विंस किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। रामविलास जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने वीपी सिंह से कहा, जब वीपी सिंह ने कहा कि आप अनाउंसमेंट करिए, कि नहीं आप करिए, जनरल कैटेगरी से आने वाला कोई व्यक्ति अनाउंसमेंट करेगा तो इम्पैक्ट ज़्यादा जाएगा। सवाल ये पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान देश की दलित राजनीति में उस नुमाइंदगी को, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसके दावेदार कई हैं। रामविलास जी ने दिल्ली की राजनीति की, पर इलेक्टोरली उनसे ज़्यादा सफल मान्यवर कांशीराम को बताया जाता है, जिनकी स्थापित की हुई बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने दम पर भी सत्ता हासिल की। अब जिस संसद में आप हैं उसी संसद में चंद्रशेखर हैं, अपने दम पर वो भी सांसद बने हैं, पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश से जीतकर। कई ऐसे नेता हैं, जिग्नेश मेवानी है। तो बात ये होती है कि दलित समूह से आने वाला वो कौन सा नेता है जो देश को एक क्लैरिटी के साथ लीडरशिप दे सकता है? भाई ये तो अंतोगत्वा देश की जनता ही चुनेगी, बट मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि अगर कोई ऐसा विषय आता है जहाँ पे आपको प्रताड़ित सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप एक दलित समुदाय से आते हैं, भले वहाँ पे सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो, केंद्र का विषय हो, राज्य सरकार का विषय हो, सबसे पहला व्यक्ति जो डटकर खड़ा रहेगा, खड़ा ही नहीं रहेगा, लड़ेगा, भागेगा नहीं
ये बोल के कि भाई ये हो गया तो मैं भाग के जा रहा हूँ। मैं अपनी ही सरकार से मुझे लड़ना भी क्यों नहीं पड़ेगा, मैं लड़ूंगा, बट उनके हितों के ऊपर आँच नहीं आने दूंगा। ये विश्वास मैं ज़रूर करता हूँ। मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है, कौन किसको अपना नेता मानता है नहीं मानता है, बट ये ईमानदार प्रयास बिना किसी इस लालसा के कि मुझे उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, ये मेरे संस्कारों में है। मेरे पिता ने मेरी अपब्रिंगिंग में मुझे ये सिखाया है। तो ऐसे में कम से कम मैं कहीं पीछा नहीं रहूँगा, ये मैं ज़रूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अंतोगत्वा उस स्पेस को लीड कौन करेगा मुझे नहीं पता। आप दावेदार हैं? आई डोंट नो हाउ डू यू, आप कैसे दावेदारी पेश करते हैं इसके लिए, बट हाँ, दलित हितों के संरक्षण की एक जिम्मेदारी सेड अनसेड वे में मेरे कंधों पे ज़रूर है, क्योंकि मैं इस समुदाय से मैं आता हूँ। अगर मैं अपने समुदाय का ही संरक्षण नहीं कर पाऊँ तो मैं बाकियों को क्या विश्वास दिला पाऊँगा, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया। आप जमघट में सुन रहे थे चिराग पासवान को, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहे, बिहार को जानने की हमारी प्रक्रिया भी चलती रहेगी। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।